हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समास में आगे जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको समास के 4 भेद बता दिए हैं। 4 भेद आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास पढ़ लिया था। अब हम आज देखेंगे बहुब्रीहि समास। 2 समास बचे हैं, 5वां समास और 6वां समास है बहुब्रीहि समास, और 6वां समास बचेगा द्वंद्व समास। तो आज हम इन दोनों समास के बारे में देखेंगे, समझेंगे। देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुब्रीहि। इसका अगर हम विच्छेद करें तो बहु माने होता है बहुत, यानी कि अधिक, और ब्रीहि माने होता है कहना। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसे शब्द बताएंगे जो कॉम्पिटिशन्स में या बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और उनको आपको समझने में जो दिक्कत होती है वो आज के बाद कभी नहीं होगी आपको। जब आपने कह दिया बहुब्रीहि, ब्रीहि माने होता है कहना, बहुत कहना। इसका मतलब होता है कि एक्सप्लेन करना, बहुत ज्यादा उसको, उसके बारे में विस्तार से कहना। इसमें होता है, जैसे पहले पढ़ा, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व पद समास पढ़ेंगे तो दोनों पद प्रधान होते हैं। लेकिन ये बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान मतलब जिसका कोई, दोनों पदों का कोई प्रमुखता नहीं है, कोई प्रधानता नहीं है, कोई विशिष्टता नहीं है, बल्कि उसके तीसरे पद की विशेषता है। और एक बात आपको बहुत फैक्ट बता दूं मैं, कि जो भी कर्मधारय समास होता है उनमें जरूरी नहीं कि सब बहुब्रीहि समास हो, लेकिन जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वो सब कर्मधारय जरूर होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्मधारय की विशेषता क्या है आपने पढ़ा था, बताया आपको कि एक पद होता है विशेषण और एक पद होता है विशेष्य। सेम कंडीशन बहुब्रीहि समास में भी है, सेम वही स्थिति है कि एक पद होता है विशेषण और एक पद होता है विशेष्य, लेकिन इसका तीसरा मतलब निकलता है। जैसे आपको कल बताया था मैंने कर्मधारय में कि पीतांबर, पीला है जो अंबर, अगर हमने इसका विग्रह किया तो वो होता है कर्मधारय। पीला है जो अंबर, यानी कि पीला रंग का अंबर यानी वस्त्र, पीला वस्त्र, तो वो कर्मधारय में आया, क्योंकि पीला क्या है, विशेषता है, विशेषण है, और अंबर यानी वस्त्र विशेष है। अंबर की, वस्त्र की विशेषता है कि वो पीला है। इसी तरह नीलांबर, ये नीलांबर और पीतांबर कई बार कंफ्यूज करते हैं कि हम इन्हें कर्मधारय में लिखे कि बहुब्रीहि में लिखे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नीलांबर और पीतांबर आया है तो नीलांबर और पीतांबर बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आता है। नीलांबर में इसका विग्रह बस ये ध्यान रखना है, करना होगा कि जैसे नीलांबर लिखा तो नीलांबर में होगा नीला है अंबर जिसका, अर्थात नीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। तो विष्णु जी के लिए इसमें नीलांबर प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीतांबर वस्त्र के लिए पीला है अंबर जिसका, जिसका अर्थात राम। इसी प्रकार नीलकंठ, नीलकंठ, इसमें होगा नीला है कंठ जिसका। तो आप देख रहे हैं बहुब्रीहि माने बहुत, ब्रीहि माने कहना, बहुत ज्यादा कहना, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा कहना, यानी कि नीलांबर में उसका एक्सप्लेन करके, अर्थात जो तीसरा पद आता है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो जिसके बारे में बताया जाए, विशेषता, किसी चीज की विशिष्ट चीज, विशिष्ट अर्थ निकाला जाए, वो होता है बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है अंबर जिसका, नीला है अंबर जिसका, सॉरी, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ आएगा तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहां पर अर्थात में आएंगे
शिव जी। ये तीसरा पद प्रधान किसके लिए है? शिव के लिए। इसी तरह त्रिनेत्र। अब देखिए द्विगु समास में आपने पढ़ा था उस समय कि जो पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन इसके बावजूद पहला पद संख्यावाची होने के बावजूद अगर कोई शब्द ऐसा है जो संख्यावाची होते हुए भी किसी एक विशेष अर्थ के लिए आरूढ़ हो जाता है, योग रूढ़ हो जाता है। शब्दों के और भी प्रकार बनाने के प्रकार होते हैं, जिस तरह से समास बनता है शब्दों के प्रकार में, शब्द उत्पत्ति में, उसी प्रकार रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द भी एक प्रक्रिया होती है शब्द बनने की। तो उसे भी हम आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे कि रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो इसमें से आपको समझना है कि त्रिनेत्र क्या है? योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ का मतलब होता है किसी के अर्थ में आरूढ़ हो जाना, यानी किसी के अर्थ में निश्चित हो जाना, फिक्स हो जाना। तो त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र वाले कहने से किसका पता चलता है? शिव का पता चलता है। तीन है नेत्र जिसके, तीन नेत्र हैं जिसके, तो ये हो गया शिव, अर्थात शिव। तो इस तरह से त्रिनेत्र हो गया। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत मुख्य जो पूछे जाते हैं वो हम आपको बता दे रहे। जैसे दशानन शब्द पूछा जाता है। दशानन, दशानन का अर्थ होता है 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो यहाँ पर 10 होते हुए 10 सिरों वाला, यानी कि 10 पहला पद संख्यावाची होते हुए भी ये क्या है? योग रूढ़ हो चुका है, यानी किसी अर्थ में आरूढ़ हो चुका है, इसलिए इसका विच्छेद करेंगे रावण के। दशानन यानी कि 10 सिर वाला अर्थात रावण। तीसरा पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार श्वेतांबरा, श्वेतांबरा। अब देखिए नीलांबर, पीतांबर, श्वेतांबरा। अगर श्वेतांबरा इसी तरह पूछा जाए तो श्वेत है अंबर यानी वस्त्र जिसका, अर्थात सरस्वती जी के लिए कहा जा रहा। इसी तरह वीणा पाणी, वीणा पाणी शब्द आता है, वीणा है हाथ में जिसके, वीणा पाणी। इसी प्रकार चक्र पाणी। अगर आपको कोई ऐसा शब्द है पता जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका विग्रह कैसे होगा, या कोई ऐसा शब्द जिसका समझ में नहीं आए कि इसका विग्रह किस प्रकार से किया जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँ। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में होता क्या है? द्वंद्व समास में होता है दोनों पद प्रधान होते हैं। तो जब दोनों पद प्रधान हो तो ये बहुत आसान है, लेकिन हाँ कुछ कंफ्यूज करने के लिए आपको एक शब्द मैं दे दूंगी जो आपको लगेगा कि ये द्वंद्व होगा कि नहीं। जैसे माता पिता, दोनों पद प्रधान यानी कि दोनों पद समान। जैसे माता पिता, दुख सुख, ये सब में क्या लगेगा? और लगेगा। इन सब के ये जो योजक चिन्ह लगा है इसकी जगह पर क्या लगेगा? और लगेगा, और इसका विच्छेद हो जाएगा। जो ये योजक चिन्ह लगा है इसकी जगह पर और लग जाएगा और इसका विच्छेद कर दिया जाएगा। तो दुख और सुख, माता पिता, दिन रात, ये सारे हैं। लेकिन इसी जगह अगर आपने देखा कि ये योजक चिन्ह लगा है और पक्षी शावक दिया है, तो इसको आप सोचेंगे कि पक्षी शावक, ये भी पूछा जाता है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये द्वंद्व समास है कि नहीं है। बताइए आप लोग क्या समझ पाएंगे कि ये द्वंद्व समास है? ये द्वंद्व समास नहीं है। ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि इसमें पक्षी का शावक, शावक माने होता है बच्चा, यहाँ पर अर्थ निकलेगा पक्षी का बच्चा, और पक्षी का बच्चा का अर्थ हुआ शावक। शावक इसका शब्द है, शावक का अर्थ हुआ बच्चा। तो जब इस तरह का कोई, तो इसमें का क्या है? कारक है। तत्पुरुष समास की क्या विशेषता होती है कि उसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, ना कि द्वंद्व समास। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये अक्सर पूछा जाता है, कई बार गलत हो जाता है बच्चों का, इसलिए क्योंकि ये द्वंद्व लिख देते हैं, क्योंकि पता होता है कि बस इतना जानते हैं कि योजक चिन्ह लगा हो और जुड़े हो दो शब्द योजक चिन्ह से तो वो द्वंद्व होता है। ये बता दिया जाता है आपको और आप आंख मूंद कर
इस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो अपवाद स्वरूप शब्द है वो हम आपको लेकर आए हैं, इसीलिए विशेषता बता रहे हैं। दही बड़ा, ये भी हमने पिछले उसमें भी डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि दही बड़ा देखने में तो लग रहा है कि ये द्वंद्व समास होगा कि दही और बड़ा, लेकिन ये इसका अर्थ निकलेगा दही में डूबा बड़ा। तो इसको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो इसमें समझ लीजिए और इसको आप समझिए कि इसको याद रखिएगा हमेशा कि ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत। अब आपको बता दें कि बहुब्रीहि और कर्मधारय में क्या अंतर होता है। बहुब्रीहि और कर्मधारय में अंतर होता है कि कर्मधारय में एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य होता है, कोई शब्द किसी की विशेषता बताता है। जैसे कि हमने बताया ही पहले कि आपने कहा नील कमल, रक्तांबुज, और अब बहुब्रीहि जब बता रहे थे तो पंकज, पंकज शब्द आरूढ़ हो गया। पंकज शब्द मतलब होता है कमल, यानी पंख में अज माने उत्पन्न, पंख में उत्पन्न यानी कि पंकज हो गया आपका बहुब्रीहि समास। पंकज शब्द कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी पद में आरूढ़ हो जाते हैं, तो ये पंख में उत्पन्न है जो, लेकिन पंख में उत्पन्न जो भी हो, भले जो कमल है वो पंख में उत्पन्न होता है, पंख माने कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होता है, पंख में उत्पन्न अर्थात कमल। लेकिन आप ये जानिए कि अगर कह दिया जाए कि क्या पंख में उत्पन्न कीड़े मकोड़े को पंकज कहा जा सकता? नहीं, क्योंकि ये शब्द योग रूढ़ है। तो हम आपको योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़, रूढ़ और यौगिक, ये तीन प्रकार के शब्दों का की उत्पत्ति होती है शब्द के अंतर्गत, शब्द निर्माण के अंतर्गत। तो इन शब्दों के बारे में भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपको इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगी। द्वंद्व समास में क्या विशेषता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि और द्वंद्व द्विगु में क्या अंतर होता है ये बताना चाहती हूँ। बहुब्रीहि और द्विगु में, बहुब्रीहि होता है जिसमें बहुत कहा जाए, ये नहीं बताया गया कि तीसरा पद प्रधान होता है इसका। और जब संख्यावाची शब्द है द्विगु में, तो द्विगु में भी कई बार, अब ये देखिए बहुब्रीहि दशानन, दशानन शब्द अगर पूछा गया तो ये क्या किसके अंतर्गत आएगा? आप सोचेंगे कि द्विगु के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये दशानन किसके अंतर्गत आएगा? बहुब्रीहि के अंतर्गत आएगा, द्विगु के अंतर्गत नहीं होगा। जबकि द्विगु की क्या विशेषता है कि पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन ये क्या है? अपवाद है। तो इस तरह से इन से भ्रम से बचिएगा, और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर करनी है तो आप मुझसे बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।